सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस देखने वाले हैं। सो ये थीम ई का चैप्टर है और ये सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर। सो हियर यू कैन सी अ कोट इज गिवन फ्रॉम कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्या की एक बुक है अर्थशास्त्र, उसमें से एक ये कोट दिया हुआ है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौटिल्या को और किस नाम से हम जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। सो कोट क्या है? द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटेरियल डिस्ट्रेस, the absence of fruitful economic activity endangers both current prosperity and future growth. So यहाँ पर economic activity ये क्या होता है वो तो हम इस चैप्टर में जानेंगे ही। अभी इस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी होती है जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं या हमारे देश में इनकम होती है, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि कब आती है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और जो अभी सही से चल रही है चीजें, जो करंट प्रोस्पेरिटी है या फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो भी हिंडर होगी। एंडेंजर मतलब खतरे में आ जाएगी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी सही से नहीं चल रही है तो, क्योंकि पैसा ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं, राइट। सो यही आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चंस कवर करेंगे? हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? फिर हम देखेंगे व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स, कैसे हम इनको सेक्टर्स में बांटते हैं। देन हाउ आर दीज सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड, और ये सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इंट्रोडक्शन दिया है। इन चैप्टर 13 वी लर्नड अबाउट टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। हमने चैप्टर 13 में दो टाइप की एक्टिविटीज देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसका मतलब ये है पहले आप चैप्टर 13 रिवाइज कर लीजिए ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ओके, सो एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसकी मनी में वैल्यू होती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ा था, जैसे पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, तो इसके लिए उन्हें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है ना। तो ये सब हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एंड व्हाट डिफरेंशिएट देम इन दिस चैप्टर। और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। चलिए आगे हम रीड करते हैं। ओवर द डेकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। डेकेड्स मतलब क्या होता है? डेकेड्स को हिंदी में दशक बोलते हैं। सो 10 साल के ग्रुप को बोला जाता है। ओके, सो पिछले कुछ दशकों में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अर्लियर मोस्ट पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पॉटरी एंड वीविंग क्लॉथ। पहले की बात अगर हम करें तो लोग बहुत सारे किस काम में इन्वॉल्व होते थे? वो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग मतलब पशुपालन करते थे, टूल्स बनाते थे, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कपड़े वीव करते थे, बुनने का काम करते थे। सो ये कुछ काम पहले के लोग अधिकतर किया करते थे। एज सोसाइटीज प्रोग्रेस द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू व्हिच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स इंक्रीज्ड वास्टली। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे कि लोग कमा सके, अर्न कर सके, ऐसे लाइवलीहुड्स मतलब जीवन यापन के साधन है ना, सो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड ड्रोन्स, वर्किंग इन बैंक्स, स्कूल्स एंड होटल्स, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग फर्नीचर, टेलरिंग क्लॉथ्स यूजिंग मशीन्स, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा। क्लासिफाइंग ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन एंड द लिंक दे हैव विद ईच अदर। आज के समय में, अभी हमने पहले का जाना, अब आज के समय में तो इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इतने सारे काम हैं जिससे कि आप अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना मतलब बनाना, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, बैंक में वर्क कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, देन ड्राइव कर रहे हैं कुछ गाड़ियां, या फिर फर्नीचर बना रहे हैं, टेलर का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर रिपेयर कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं। सो मेनी वर्क्स आर देयर टू डू, राइट, एंड टू अर्न फ्रॉम देम। सो बहुत सारी एक्टिविटीज है, इनको क्लासिफाई करने से हम अच्छे से समझ पाते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, आगे दिया है द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर। ये जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो काम है जिनसे हम पैसे कमाते हैं, उनको हम किस सेक्टर्स में मतलब बनाना, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, बैंक में वर्क कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, देन ड्राइव कर रहे हैं कुछ गाड़ियां, या फिर फर्नीचर बना रहे हैं, टेलर का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर रिपेयर कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं। सो मेनी वर्क्स आर देयर टू डू, राइट, एंड टू अर्न फ्रॉम देम। सो बहुत सारी एक्टिविटीज है, इनको क्लासिफाई करने से हम अच्छे से समझ पाते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, आगे दिया है
है द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर। ये जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो काम है जिनसे हम पैसे कमाते हैं, उनको हम किस सेक्टर्स में बांटते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन हम जानने वाले हैं। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इन ब्रॉडर ग्रुप्स कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स। सो इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होता है? कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब वो एक जैसी होती हैं, जिसके कारण उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे जब हम ग्रुप्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सेक्टर्स। यहाँ मीनिंग दिया है ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प विद द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे नेशन की समृद्धि, हमारे देश की समृद्धि को बढ़ाता है, और एक तरीके से ग्रुप कर दिया जाता है क्योंकि उनके सेम फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको हम इकोनॉमिक सेक्टर्स बोलते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप्स आउट द ब्रॉड एक्टिविटीज अंडर दीज कैटेगरीज। नाउ यहाँ एक इमेज दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो यहाँ पे तीन सेक्टर अभी हमने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है, तो कुछ यहाँ पर हमें दी गई है एक्टिविटीज देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, फिशिंग आता है, देन रेयरिंग लाइवस्टॉक्स आता है, देन फॉरेस्ट्री आता है। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आता है। देन टर्शरी सेक्टर में हेल्थ केयर, देन ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, देन कम्युनिकेशन, देन बैंकिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन। सो ये नेम्स छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, सो ये हो गया डिवीजन। लेकिन ये होता क्या है, क्यों हम इनको प्राइमरी सेक्टर में डाल रहे हैं, क्यों कुछ एक्टिविटीज को सेकेंडरी में डाल रहे हैं, और क्यों कुछ एक्टिविटीज को हम टर्शरी में काउंट कर रहे हैं? नाउ तीनों एक्टिविटीज को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो समझ लेते हैं, फिर आगे रीड करेंगे। इसको मैं कॉटन के एग्जांपल से और टी शर्ट के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सो देखो, प्राइमरी एक्टिविटी में है मतलब प्रकृति के थ्रू हम उसको करते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे यहाँ कपास की खेती है जिससे हमें कॉटन मिलता है ना, ये खेती की हमने, तो इसमें हमें प्रकृति से क्या यूज किया? सॉइल, मिट्टी, पानी, ये सब प्रकृति की देन है, इससे हमने कॉटन को उगाया। तो ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटी, बेसिक है ना, और डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे ही। अब इसी कॉटन को यूज करके आपने मशीन का यूज किया, फैक्ट्रीज में ये कॉटन ले गए और वहां पर धागा बनाया इस तरीके से। तो ये जो धागा बनाने का प्रोसेस है, और इस धागे को यूज करके मशीन में ही हमने कपड़ा बनाया, फैब्रिक इस तरीके से। तो ये जो धागा बनाने का प्रोसेस है, ये किस में आता है? सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। सबसे पहले हमने कॉटन उगाया प्राइमरी एक्टिविटी में, फिर धागे से हमने कपड़ा बनाया, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में, ठीक है। अब टर्शरी यानी तीसरी एक्टिविटी में क्या करेंगे? इस कपड़े को यूज करके हमने टी शर्ट बनाया, राइट। तो ये टी शर्ट क्या है? फिनिश गुड है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फिनिश हो गया प्रोसेस, राइट। लेकिन ये बना किससे है? कॉटन से। बेसिक क्या था? सबसे पहले हमने कॉटन उगाया, तो कॉटन है हमारा रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल को यूज करके धागा बना है, फिर फिनिश गुड में हमें टी शर्ट बनाकर और उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसको फिनिश गुड बोल रहे हैं। गुड मतलब कोई भी सामान। तो जो लास्ट वाला प्रोसेस है ना, दुकान पे जाके आपने टी शर्ट खरीदी होगी, ये होती है टर्शरी एक्टिविटी। तो चलिए इन्हीं तीनों एक्टिविटी को हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है प्राइमरी एक्टिविटी। सो दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक है मतलब आप पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि आप करने जा रहे हैं या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप नेचर पे डिपेंड हैं, प्रकृति पे डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी सभी एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गए? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको समझाया। रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको यूज करके हम फिनिश गुड बना रहे हैं। जैसे कॉटन के एग्जांपल हमने लिया था, कॉटन रॉ मटेरियल था, उससे टी शर्ट बनाया, तो टी शर्ट क्या है? फिनिश गुड है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, चलिए पढ़ते हैं। वर्क इन्वॉल्विंग कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द माइंस, फिश फ्रॉम द फिशरीज, एग्स फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म्स एटसेट्रा आर ऑल प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि ये सभी जो काम अभी हमने रीड किया ये नेचर से रिलेटेड है। कैसे? आप अगर खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, तो वो भी कहाँ उगा रहे हैं? खेतों में। प्रकृति का आपको हेल्प लेना पड़ रहा है। ऐसे ही आप वुड कलेक्ट कर रहे हैं जंगलों से, लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो भी जंगल क्या है? प्रकृति ही है। देन कोल फ्रॉम माइंस, माइंस होती हैं जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, कोयले की खदान मान लो, तो कोयला कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से। ऐसे ही मछली पालन कर रहे हैं, तो ये पानी, मछली क्या है? प्रकृति की देन है। फिर आप एग्स कलेक्ट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म से, तो वो भी प्रकृति से रिलेटेड है, राइट। सो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम नेचर के करीब होते हैं, नेचर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज आपको दी गई हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइवस्टॉक, देन फॉरेस्ट्री। बिलो आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विद इन द प्राइमरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ग्रीन हाउस फार्मिंग, और फिर माइनिंग, फिर फिश फार्मिंग, देन फॉरेस्ट्री, देन रेजिंग लाइवस्टॉक। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं, थिंक अबाउट इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटी दैट यू मे सी इन द पास्ट? व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन दीज एक्टिविटीज? नेम 2 ऑफ देम एंड डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। सो प्राइमरी एक्टिविटीज, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज हुए हैं वो इस तरीके से हैं। पहला मैंने फार्मिंग लिखा, यानी खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। सो इसमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं? सॉइल यूज कर रहे हैं, मिट्टी, पानी यूज कर रहे हैं खेती करने के लिए। तो ये सब क्या है? प्रकृति की चीजें हैं, तो इसीलिए ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। देन फिशिंग, मछली पालन अगर आप कर रहे हो, तो इसमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो? रिवर्स और ओशंस एंड फिश। ये सभी चीजें क्या है? प्रकृति की देन है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज
activities in which people are dependent on output of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities. तो secondary activities कौन सी हैं? हमने प्राइमरी से जो चीज ली, प्राइमरी सेक्टर में जो चीज बनाई, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसी चीज में, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकेंडरी सेक्टर क्या है? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट्स फॉर सेल और कंजम्पशन. सो जैसे आपने कार बनाई, तो कार बनाने के लिए लोहा प्रकृति से मिला होगा माइनिंग के थ्रू, राइट, और उसको आपने फैक्ट्री में लोहे को यूज करके, स्टील को यूज करके क्या बना दिया? कार बना दिया. तो जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. जैसे मैंने धागे का एग्जांपल बताया था, कॉटन हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, कॉटन को प्रोसेस करके मशीनरी में हमने यहाँ क्या बना दिया? टेक्सटाइल, फैब्रिक बना दिया. टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक. देन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, दवाइयों की जो फैक्ट्री होती है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है. क्यों? क्योंकि इसमें दवाइयां कहाँ बन रही है? फैक्ट्रीज में बन रही है. देन फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट, फर्नीचर फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, लेकिन फर्नीचर के लिए वुड कहाँ से आया? प्राइमरी सेक्टर से, जंगलों से आया, नेचर से आया, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर. लेकिन जब फैक्ट्री में उसी लकड़ी को प्रोसेस करके कोई फर्नीचर बनाया जा रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर. ओके, सो द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड्स एटसेट्रा एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटी. इट आल्सो इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू सम अदर फॉर्म दैट कैन बी फर्दर सोल्ड और कंज्यूम्ड. सो इसमें क्या होता है बेसिकली? सेकेंडरी सेक्टर में हमें प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिला है उसको हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं और किसी और प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि उसको हम बेच सके. ओके, सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर फीड टू मेक फ्लावर इन मील्स. सो कुछ एग्जांपल दिए यहाँ सेकेंडरी सेक्टर के, जैसे गेहूं हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, खेती करके मिला, लेकिन गेहूं से आटा बनाना, ब्रेड बनाना, ये सब फैक्ट्रीज में हो रहा है ना. सो ब्रेड बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी है, लेकिन गेहूं को उगाना ये प्राइमरी एक्टिविटी है. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट एंड प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स टू डिराइव ट्री. अब ग्राउंडनट, मूंगफली के दाने खेती में उगाए हमने, लेकिन उससे तेल निकालने का काम ग्राउंडनट से मशीन के थ्रू फैक्ट्रीज में हो रहा है, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी. ऐसे टी लीव्स, चाय पत्ती के जो पत्ते होते हैं उसकी खेती होती है, बागान होते हैं, वहां से पत्ते लेके उनको प्रोसेस करके चाय पत्ती जो आप घर में देखते हैं, किचन में देखते हैं, वो बनाई जाती है फैक्ट्रीज में. तो चाय पत्ती के पौधे लगाना, बागान लगाना, ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी. और पत्तों से चाय पत्ती को क्रिएट करना, ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी. सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया है, वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर, कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स. ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ. जंगल से लकड़ी लेकर फर्नीचर बनाना, पेपर के लिए हमें लकड़ियां चाहिए, कॉटन हम उगाते हैं, कपास, फिर उससे कपड़े बनाते हैं, आयरन ओर से हम स्टील कन्वर्ट करते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटी है, और उस स्टील को, आयरन को हम यूज करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी है. सो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी. नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं. सो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स यानी जो गाड़ियां होती हैं, कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई 2022 में इंडिया में, वो यहाँ डेटा दिया हुआ है, देख लेते हैं. सो पैसेंजर व्हीकल लाइक कार, कार जैसी जो गाड़ियां हैं जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स जो होते हैं, वो कितनी मैन्युफैक्चर हुई? 45 lakhs. देन कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक, जो कि कमर्शियली बिजनेस पर्पज से यूज होते हैं, ट्रक्स जैसे, तो वो कितने मैन्युफैक्चर हुए? 10.3 lakhs. देन 3 व्हीलर्स कितने हुए? 8.6 lakhs. एंड 2 व्हीलर्स कितने हुए? 2 crores. ओके, सो ये कुछ डेटा है कि इतना प्रोड्यूस हुआ इंडिया में 2022 में ऑटोमोबाइल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स एक्सप्लोर. नाउ दैट वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, कैन यू नेम 2 more इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर? हमने बहुत सारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज के बारे में देखा, हमें 2 और कोई सी बतानी है. तो जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? कपड़े बनाते हैं कॉटन से या सिंथेटिक फाइबर से, जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है. देन कार मैन्युफैक्चरिंग, तो असेंबलिंग पार्ट्स टू प्रोड्यूस व्हीकल, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं अभी हमने देखा स्टील, आयरन ओर से बनता है और फिर उसको हम यूज करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो ये एग्जांपल्स हो गए. नाउ लास्ट इज टर्शरी एक्टिविटीज. ये क्या होते हैं? अभी हमने प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, टर्शरी क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ पर आपको कॉटन का जो एग्जांपल दिया था, कॉटन से शर्ट बनी, शर्ट सेकेंडरी में आती है, लेकिन उस शर्ट को जब आप बेच रहे हो दुकानों पर, तो वो क्या पार्ट बन जाता है? टर्शरी. ओके, सो ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज और टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मदद करते हैं परफॉर्म करने में, उनको हम टर्शरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं या टर्शरी एक्टिविटीज बोलते हैं. ओके, सो टर्शरी सेक्टर क्या है? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज व्हिच कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब साथ देते हैं दोनों का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ टर्शरी सेक्टर के दिए हुए हैं. द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन एंड वेजिटेबल फ्रॉम द फार्म टू अ फैक्ट्री और द मार्केट. अ ट्रक ड्राइवर जो अनाज है उसको खेतों से मार्केट में पहुंचा रहा है ना. सो ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ. सो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को कि उनका जो भी प्रोड्यूस है रॉ मटेरियल उसको मार्केट तक लेकर जाए, है ना, तभी तो वो बिकेगा और आगे के फंक्शंस होंगे. सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर हो गया, राइट. द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स. ऐसे ही सब्जी वाले, फल वाले, ये जो खेती से सब्जी उगाए गए हैं या फल उगाए गए हैं, इनको घर घर जाकर बेचते हैं, है ना. तो ये क्या कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर, सर्विस कर रहे हैं. देन सिमिलरली डॉक्टर, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम. इसी तरीके से टीचर भी पढ़ाकर अपनी सर्विस देते हैं, लॉयर भी क्या करते हैं? केसेस लड़ते हैं, पायलट्स भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, राइट. तो ये सब काम करने की एक्टिविटीज को हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज. देयर
देयर टेक्नीशियन, टेक्नीशियंस होते हैं जो रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, लाइक मोबाइल फोन, टेलीविजन. फिर उसके बाद मैकेनिक्स हु रिपेयर व्हीकल्स लाइक कार एंड ट्रैक्टर्स, एंड इलेक्ट्रिशियंस हु इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको डील करते हैं, उसको ठीक करते हैं. देयर सर्विसेज मेक आवर लाइफ, सर्विसेज हैं ये हमारी लाइफ को आसान बना देते हैं. ऐसे ही कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे मोबाइल से बात कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या है, सर्विसेज हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन सर्विसेज एट होटल्स, देन रेस्टोरेंट्स, देन बैंक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउसेस एटसेट्रा. तो ये हर जगह पे, जैसे आप होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ आपको खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में आपसे पैसे लेते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो ये सारे क्या हो गए, सर्विसेज हैं, इसीलिए टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. वेयर हाउसेज मतलब होता है लार्ज बिल्डिंग्स यूज फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड, यूज्ड और रेंटेड आउट टू शॉप्स. सो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने से पहले स्टोर किया जाता है, जैसे घर में स्टोर हाउस होता है उस तरीके से वेयर हाउस होता है. ओके, तो सामान स्टोर करके रखा जाता है या शॉप्स के लिए ओपन किया जाता है. So these are all examples of tertiary sector economic activities. This sector is also called service sector. Tertiary sector को हम service sector भी बोलते हैं. क्यों? अभी हमने देखा कि इसमें सभी में हमको क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही हैं और बदले में हम पैसे पे कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं. राइट, तो आई होप कि तीनों एक्टिविटीज आपको क्लियर है. एक दो बार इसको आप रिवाइज करिएगा तो क्लियर हो जाएगा. इसके साथ हमने टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं, एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं. सो द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर फाइनल कंजम्पशन. तो ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें कि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में. रॉ मटेरियल कॉटन, फिनिश्ड प्रोडक्ट शर्ट. ये दो नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने ये दो एग्जांपल के थ्रू आपको रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया था. ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. नाउ लेट अस गो ऑन एन इमेजिनरी एक्सकर्शन टू अ विलेज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू स्टडी एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल वेयर वी विल स्टडी और अंडरस्टैंड हाउ द थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर. तो यहाँ पर हम इमेजिनरी एक्सकर्शन मतलब क्या होता है, भ्रमण करना. एक इमेजिनरी यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, एक केस स्टडी दी गई है जो आनंद डिस्ट्रिक्ट की है, जो गुजरात में पड़ता है. उसके थ्रू हम जानेंगे कि तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे एक दूसरे पे निर्भर हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेयरी कोऑपरेटिव्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट. डेयरी कोऑपरेटिव्स मतलब, डेयरी मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर दूध इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और कोऑपरेटिव मतलब जब बहुत से लोग मिलकर कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम फार्म टू प्लेट मतलब कि जैसे मानो मैंने एग्जांपल दिया था, गेहूं खेतों में उगाया गया, गेहूं को आटा बनाने के लिए मशीन का यूज होता है, तो मशीन फैक्ट्रीज में होती है, फिर उसके बाद वो आटा खरीद के रोटी बनी और आपकी प्लेट तक आई. तो कैसे फार्म यानी खेतों से प्लेट तक की जो जर्नी है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि कैसे तीनों सेक्टर्स जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ हम डेयरी के एग्जांपल से जानेंगे. ओके, सो दीज डेज फार्मर्स इन गुजरात ट्रीट द डे विद द क्लिंकिंग ऑफ मिल्क पेल्स एंड द हैप्पी मूव्स ऑफ देयर बेस्ट फ्रेंड्स. Their cows or buffaloes. Cows have a special place in the lives of farmers and their families. So यहाँ पर गुजरात के कुछ किसानों की बात बताई गई है कि कैसे उनके दिन की शुरुआत दूध के जो बर्तन होते हैं उनकी आवाजों के साथ स्टार्ट होती है. गाय भैंस की जो आवाज होती है वो सुनकर उनका दिन स्टार्ट होता है, और गाय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसान की लाइफ में. राइट, सो यहाँ पे वही दिया है, द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय. सभी किसान जो है अपनी गाय का दूध निकालते हैं, उसके बाद जो उनके आसपास की डेयरी है, डेयरी मैंने आपको बता दिया ऐसी जगह जहाँ पे दूध इकट्ठा किया जाता है, तो डेयरी में जाके वो दूध को बेच देते हैं. एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी. और जब एक महीने दूध देने के बाद जो उनका हिसाब बनता है तो मंथ के लास्ट में उनको पेमेंट मिल जाती है. किस बेसिस पे, कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी, कितना दूध बेचा है और किस क्वालिटी का बेचा है. राइट, नाउ हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 इयर्स अगो. लेकिन 50 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. सो अमूल का जो आप दूध पीते हैं उसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ये कहानी स्टार्ट हुई 1940s में, उससे पहले ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी. सो ये मिल्क कोऑपरेटिव मतलब दूध का व्यवसाय कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया. सो इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेज. 1940s के स्टार्ट में, जब 1940-41 ऐसा ईयर चल रहा था, तो वहां पर पड़ोस के गांव में जाकर और आनंद डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे वो दूध बेचा करते थे. फिर क्या हुआ, they would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. बहुत तेज धूप हुआ करती थी, फिर भी लोगों को साइकिल चलाकर दूर दूर तक जाकर और दूध बेचना पड़ता था. As you know, milk spoils or curdles very fast in hot weather. लेकिन टेम्परेचर हाई होता है, तो आपको पता है गर्मी में क्या होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, जिसके कारण दूध जल्दी खराब हो सकता है. So the farmers had to sell the milk quickly before it could spoil. इसीलिए फार्मर्स को इसकी भी टेंशन रहती थी कि दूध जल्दी से जल्दी बेचना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा. This was a lot of efforts for the small amount of money they would earn. और उनको बहुत मेहनत करके और तब थोड़े से पैसे कमाने को मिलते थे. So they dependent on people called middlemen who would buy the milk in bulk at meager prices from the farmers and sell it in the market. इसीलिए वो लोग डिपेंड हो जाते थे किस पे, मिडिलमैन पे. मिडिलमैन कौन होते हैं, पर्सन्स हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू द कंज्यूमर. द मिडिलमैन चार्जेस अ फी फॉर द सर्विस. अब खुद जाकर साइकिल चलाकर इतनी दूर जाने की बजाय, दूध बेचने की बजाय, क्योंकि दूध खराब भी हो सकता था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक मिडिलमैन, एक व्यक्ति आएगा, घर पे आएगा और दूध लेकर जाएगा और पैसे पे करेगा. तो बीच का व्यक्ति बन गया, मतलब उसने फार्मर से दूध कलेक्ट किया और मार्केट में ले जाके बेच दिया, इसीलिए उसको मिडिलमैन कहा जा रहा है. राइट, मीगर मतलब कम. देन मेनी टाइम्स द फार्मर्स फेल्ट चीटेड. बहुत बार ऐसा होता था कि फार्मर्स को ऐसा फील होता था कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हैरेस्ड बाय मिडिलमैन, और मिडिलमैन उनको तंग कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि पैसे कम पे कर रहे हैं.
है ना. So one day the farmers collectively approached Sardar Vallabh Bhai Patel, a prominent national leader, with their problems. So एक दिन क्या हुआ, सभी किसानों ने कलेक्टिवली यानी ग्रुप बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में. सो उनके पास किसान गए. नाउ ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट देयर प्रॉब्लम्स. सो एक दिन क्या हुआ, सभी किसानों ने कलेक्टिवली यानी ग्रुप बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में. सो उनके पास किसान गए. नाउ ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन द मिडलमैन. तो इन्होंने सलाह दी किसान को कि आप लोग आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको ये जो मिडलमैन है ना, बीच के जो व्यक्ति हैं, जो आपको कम पैसे दे रहे हैं, आपसे दूध भी अच्छा लेकर जा रहे हैं, इनका रोल खत्म हो जाएगा, आप इन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. तो कोऑपरेटिव क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरली कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स इन अ फॉर्मल वे. दे ओन द कोऑपरेटिव्स एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर्स कलेक्टिवली. तो लोगों का ग्रुप जो अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम्स की वजह से एकजुट होते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं. सभी मेंबर्स मिलकर एकजुट होकर कोई भी फैसला लेते हैं. सो ये होता है कोऑपरेटिव. तो इन्होंने सजेस्ट किया कि आपको एक डेयरी कोऑपरेटिव ओपन करना चाहिए. एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल टू बाय एंड सेल मिल्क एज अ ग्रुप, टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्व्स. द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस. सो सरदार पटेल जी की जो एडवाइस थी कि आप अगर कोऑपरेटिव बना लेंगे तो सारा दूध आप खुद कलेक्ट करेंगे, उसकी देखरेख भी करेंगे और उसको प्रोसेस करके, जैसे दूध से अगर दही बनाना है, छाछ बनाना है, घी बनाना है, तो वो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं मशीन के थ्रू, राइट. और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लोगों में बेच भी सकते हैं, है ना. तो ये सारा प्रोसेस आप कोऑपरेटिव बनाकर खुद कर सकते हैं और इसमें मिडल मैन का रोल क्या होगा, खत्म हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो अमूल वाज सेटअप इन 1946. तो 1946 में अमूल सेटअप हुआ, जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिना पीछे गए, पीछे नहीं जाएंगे, दोबारा से नहीं देखेंगे और देखते हैं कितने लोगों को अमूल की फुल फॉर्म याद है. सो अमूल वाज सेटअप इन 1946. तो ये किसकी लीडरशिप में एस्टैब्लिश हुआ था 1946 में? त्रिभुवन दास पटेल, जो कि एक लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, एंड वर्गीस कुरियन. यहाँ जो आप देख सकते हैं इमेजेस में, दोनों जने हैं. जो वर्गीस कुरियन थे वो एक इंजीनियर थे, हु वाज वर्किंग एट अ डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई. वो एक मुंबई की फैक्ट्री में जो डेयरी से रिलेटेड थी उसमें वर्क करते थे. नाउ दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग women together and gave them control over the production and sale of milk, and milk producers collectively made their own decisions on all matters such as production. So इसमें सभी फार्मर्स ने मिलकर एक शुरुआत की, इनमें औरतें भी शामिल थी और सबने मिलकर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सेल शुरू की और उसके बाद कलेक्टिवली उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए प्रोडक्शन के सभी मैटर्स के लिए. नाउ पास्चराइजेशन, इसके बारे में आप साइंस में भी पढ़ेंगे. इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया. सो दूध को एक टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया है ना, सब खत्म हो जाए और उसको फिर पैक किया जाता है, तब बेचा जाता है. सो इस पास्चराइजेशन के बाद सेल ऑफ मिल्क, ये काम इन लोगों ने स्टार्ट किया. द टास्क वाज शेयर्ड बाय एवरीवन व्हिच हेल्प्ड रेज देयर इनकम ग्रेजुअली. सभी लोगों ने सभी टास्क को आपस में बांट लिया, जिससे कि सबकी इनकम धीरे-धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे-धीरे बढ़ने लगी. दे डिड नॉट नीड द मिडलमैन एनीमोर एंड बिकम लाइक वन बिग फैमिली. सो इनको अब किसी भी बीच के बिचौलिए की या मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सब मिलकर एक फैमिली की तरह वर्क करने लगे. एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगिन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स, इट कंटिन्यूड टू ग्रो. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज दैट द फार्मर्स डिसाइडेड टू मेक अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट. सो इन फार्मर्स ने धीरे धीरे देखा कि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है कोऑपरेटिव्स के, तो लोग और जुड़ते चले गए, राइट. और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज, इतना ज्यादा दूध इकट्ठा हो जाता था कि फार्मर्स ने डिसाइड किया कि वो इससे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे. तब उसके बाद क्या हुआ, दे सेट अप अ फैक्ट्री इन आनंद. फिर आनंद में ही एक फैक्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश की एंड बिगिन टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर. दूध से पाउडर भी बनाने लग गए वो और मक्खन भी बनाने लग गए. ओके, फैक्ट्री मतलब क्या है? बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और वेरियस कंपोनेंट्स आर पुट टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट. सो फैक्ट्री वो जगह है जहां पर किसी भी चीज को प्रोसेस किया जाता है और उससे कोई नई चीज बनाई जाती है, राइट, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं. आगे पढ़ते हैं. सो टुडे द कोऑपरेटिव हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मेनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया. अब इस कोऑपरेटिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में बनते हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर. कैन यू नेम अ फ्यू? द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री. उसके बाद प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. फिर छोटी छोटी रिटेल शॉप क्या होती हैं? होलसेल आपने सुना होगा. होलसेल मतलब जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको सामान खरीदने को मिलता है. वहां आप थोड़ा सामान मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वहां पर बड़े लॉट में सामान खरीदना होता है. रिटेल मतलब जो आपके आसपास की दुकानें हैं. द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल. उन दुकानों से सामान हम उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते. लेकिन होलसेल में जब हम ज्यादा सामान खरीद के लाते हैं, इसका मतलब है हम रीसेल करने के लिए लाते हैं कि हम ज्यादा सामान लेकर आए, उसको फिर महंगे दामों पे रिटेल दुकानों में बेचेंगे. ओके,
सो ये होता है रिटेल। नाउ इनफैक्ट दे आल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इज इट नॉट अमेजिंग? अब तो वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं प्रोडक्ट को। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर और कंज्यूमर इन अनदर कंट्री। हमारे देश के प्रोडक्ट को बना के हम किसी और देश में जब बेच रहे हैं, हमारे देश से बाहर जा रही है कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ओके, सो ये अमेजिंग नहीं है कि इस छोटे से कोऑपरेटिव ने जो छोटी सी चीज से स्टार्ट हुआ था अब वो इतना ग्रो कर चुका है, राइट? सो इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी द फार्मर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव मिल्क देयर काउ टू सेल द मिल्क लेटर। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ अब ये जो हमने पढ़ा, जो भी ये स्टोरी पढ़ी, जो फार्मर्स ने कोऑपरेटिव्स बनाकर गाय को दूध दूहकर और उसके बाद दूध का यूज किया, सेल किया, इससे हमें तीनों एक्टिविटीज के बारे में कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले जो काउ से उन्होंने दूध निकाला और बेचा, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। क्यों? हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर कौन सी एक्टिविटीज को कहते हैं? जो नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से होती है जुड़ी हुई, राइट? सो बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क, जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? दूध है। ये कहां से डायरेक्टली डिराइव हुआ है? नेचुरल सोर्स से, प्रकृति की चीजों से, जैसे गाय, भैंस, लाइव स्टॉक्स जो भी हैं, तो ये सब क्या है? प्रकृति की देन है। तो इनसे हमें दूध मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गए? प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। तो ये एक सेक्टर हमने पढ़ा। नाउ इसमें सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सो मिल्क जब ले लिया, इकट्ठा कर लिया, देन इट इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म दैट इज लिक्विड इनटू अनदर। मिल्क पाउडर, घी, चीज, बटर एंड मेनी अदर्स इन द फैक्ट्री। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दूध को इन मशीनों के थ्रू, जो आप इमेज में देख रहे हैं, घी बनाया, चीज बनाया, बटर बनाया, सो मशीनों का यूज हो रहा है फैक्ट्रीज में, है ना? सो ये क्या हो गई? सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। दोनों पढ़ लिया हमने। नाउ व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट इट मेक्स? अब इतना सामान बना लिया, इसलिए तो नहीं बनाया कि फैक्ट्री में रखना है। उसके बाद उनको गाड़ियां चाहिए, है ना, लॉरीज चाहिए, ट्रक चाहिए, ताकि वेरियस प्लेसेस पे वो पहुंचा सके, राइट? सो इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स एज वेल एज रेलवेज, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। जो भी सामान बनाया है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और बेचने के लिए उनको बहुत सारी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, राइट? सो इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स एंड सप्लाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू अदर शॉप्स इन द टाउन, cities, villages all over the Gujarat as well as in different states across India. Here transportation, trading and retail is a tertiary activity. So इसीलिए उन्होंने रिटेल स्टोर्स बनाए हैं। आप जगह जगह देखेंगे अमूल के स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो वहां पर ये अपने मिल्क को या उनके मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं, टाउन्स में, सिटीज में, विलेजेस में, गुजरात के भी और अलग अलग स्टेट्स के भी। सो अब यहाँ पर सेलिंग हो रही है, मतलब चीज जो बन गई है वो कंज्यूमर तक बेची जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। ओके, सो एक एग्जाम्पल अमूल का हमने देखा, उसमें हमने तीनों एक्टिविटीज पढ़ ली, है ना? तो कैसे काउ से दूध निकाला, फार्मिंग से रिलेटेड है ये, और कैसे फिर दूध आपके यहाँ घर में आया आपके पीने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फार्म टू प्लेट। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, जस्ट लाइक अमूल। तो जैसे अभी हमने अमूल का एग्जांपल देखा ना, वैसे बहुत से मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं। कर्नाटका में नंदिनी है, मदर डेयरी का नाम आपने दिल्ली एनसीआर में सुना होगा, आविन तमिलनाडु में है, विजया आंध्र प्रदेश में है, केवी नागालैंड में है, सुधा बिहार में है, वेरका पंजाब में है, राइट? बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं। कैन यू नेम वन कोऑपरेटिव अराउंड यू दैट हैज हेल्प्ड ग्रुप्स लाइक फार्मर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड वुमेन टू कम टुगेदर एंड हैज ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू देयर लाइव्स? तो ऐसी कोई कोऑपरेटिव आपके अराउंड है, आपके घर के आसपास है या आपके एरिया में वर्क करती है, जिसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हो, कमाने का साधन दिया हो, जिसमें विमेन या जो लोग डिसेबल हैं वो भी काम कर पा रहे हैं, अपने लिए कमा पा रहे हैं? सो यस, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सांची। सांची का जो दूध है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा लेवल पे बिकता है, और सांची के अदर प्रोडक्ट्स भी। ओके, सो ये हमने 3 सेक्टर्स पढ़ लिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ द इमेज बिलो, लेट्स सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। द इमेजेस शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प विदिन फाइबर ऑफ अ ट्री इनटू पेपर एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक। सो अब ये जो इमेजेस देख रहे हैं साइड में, ये हमें ये बताती है कि कैसे वुडन पल्प यानी लकड़ी का जो फाइबर होता है उसको यूज करके पेपर बनाया जाता है, कैसे उस पर प्रिंट होती है और टेक्स्ट बुक्स बनती हैं। नन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग पल्प फ्रॉम द ट्रीज टू मेकिंग पेपर एंड फाइनली प्रोड्यूसिंग द बुक्स वुड हैव बीन पॉसिबल हैड इट नॉट बीन ऑल 3 सेक्टर्स वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों सेक्टर मिलकर काम नहीं करते एकजुट होकर, तो ये जो एक्टिविटीज है कि ट्री को कट करके हमने पेपर बनाया, पेपर को प्रिंट किया फैक्ट्रीज में और उसके बाद फिर दुकानों पे बेचा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, राइट? नाउ 2 क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर एंड थिंक अबाउट इट। इस इमेज से रिलेटेड तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला है लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे क्या करना है, हमें लेबल करना है कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी। सो पहला पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें वुड को हार्वेस्ट किया जा रहा है, लकड़ी की कटाई की जा रही है। देन प्राइमरी सेक्टर में ये मशीन स्टैकिंग द लॉग्स, लकड़ियां इकट्ठी करके मशीन एक जगह रख रही है। फिर ये भी प्राइमरी सेक्टर में है, तीसरा वाला भी, कि यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है, लकड़ी यहाँ पर रॉ मटेरियल उसको जमा किया जा रहा है, ट्रक में लोड किया जा रहा है, वो फैक्ट्री तक लेके जा रही है। देन ये भी सेकेंडरी सेक्टर में है, यहाँ पर वुड को पेपर में कन्वर्ट किया गया मशीनों के हेल्प से, राइट? उसके बाद ये भी सेकेंडरी सेक्टर में है कि जो भी पेपर बनाए गए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, राइट? देन सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है प्रिंटिंग प्रेस विद कलर्ड पेपर, आपको जो भी प्रिंट करना है उस पेपर पे मशीन के थ्रू प्रिंट कर दिया, और उसके बाद जब बुक रेडी हो गई तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, पीपल बाइंग बुक्स एट अ स्टोर, दुकान पे आपको बुक मिलती है, आप वहां से खरीदते हैं और पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस शोन इन फिगर 14.1 ऑन पेज 206 एंड डिस्कस देम विद योर फेलो क्लासमेट्स। अभी जो हमने इमेज देखी वुड से कैसे पेपर में कन्वर्शन हो रहा है, तो उसके बारे में कौन कौन से स्टेज है वो आप बताएंगे। सो प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी सेक्टर में क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ट्री को कट डाउन किया गया, लॉग्स को या पेड़ से जो लकड़ियां निकली उनको कलेक्ट किया गया रॉ मटेरियल के फॉर्म में, है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन स्टेज। फिर सेकेंडरी में क्या हुआ, मैन्युफैक्चर किया गया, लॉग्स को पेपर बनाया गया, उस पर प्रिंट किया गया टेक्स्ट बुक के फॉर्म में। फिर टर्शरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, यानी टेक्स्ट बुक रेडी
होने के बाद दुकानों पे सेल की गई, इसे हम सर्विस सेक्टर में काउंट करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ फैक्ट दिया है, दीज डेज यूज पेपर इज रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे हम एग्जांपल्स देखते हैं या बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जिससे कि एक पेपर जो हमने एक बार यूज कर लिया उसको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो रिसाइकलिंग जस्ट 1 टन ऑफ पेपर सेव्स 17 ट्रीज एज वेल एज 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेसेस। अगर हमने 1 टन पेपर को रिसाइकल किया तो हम 17 पेड़ को कटने से बचा सकते हैं और 2.5 क्यूबिक मीटर जितना एरिया हम सेव कर सकते हैं कचरा भरने से। नहीं तो हम फेंकेंगे अगर इतना पेपर 1 टन तो इतना एरिया घेरेगी वो जगह, राइट। देन वेयर वेस्ट इज डम्प, जहां पे हम कचरा फेंकते हैं। इट आल्सो टेक्स 70% लेस एनर्जी एंड वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम वुड पल्प। लकड़ी को काट कर उससे पेपर बनाने में जितनी भी एनर्जी है, जितना भी पानी यूज होता है, उससे 70% कम यूज होती है ये चीजें, एनर्जी और वाटर, पेपर को रिसाइकल करने में। तो ये क्या हुआ, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज है ना। प्रकृति को, नेचर को हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच वी कैन जुडिशियसली यूज पेपर इन क्लासरूम एंड ऑफिसेज ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में या क्लासरूम में कैसे हम पेपर को अच्छी तरीके से, जुडिशियसली मतलब वेस्टेज किए बिना यूज कर सकते हैं। तो कुछ वेज मैं बता रही हूँ, कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो वेज टू यूज पेपर जुडिशियसली इन स्कूल, यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, हमें पेपर के दोनों तरफ लिखना चाहिए। देन कुछ नोट्स हम डिजिटली बना सकते हैं, घर पे हमारे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप्स होते हैं, फोन है, नोटपैड है, तो उसमें नोट्स बना सकते हैं, इससे हम पेपर सेव करेंगे। रीयूज स्क्रैप पेपर, जो पेपर खराब हो गए हैं उनको हमें रीयूज करना चाहिए किसी भी चीज के लिए, कुछ रैप करना है तो हम किसी भी तरीके से उस पेपर को फेंकने से पहले अगर हम चाहें तो उसको दोबारा किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रिसाइकल यूज्ड पेपर। देन प्रिंट ओनली व्हेन नेसेसरी, कोई भी चीज आप तभी प्रिंट करें जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। एक क्वेश्चन है, लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर नेबरहुड एंड लेबल देम एप्रोप्रिएटली एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ड्रॉ एरो टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इन व्हाट वेज आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, व्हाट वुड हैपन इफ वन ऑफ दीज एक्टिविटीज सीज टू एग्जिस्ट। कोई एक एग्जांपल आपको ऐसा देना है आपके आसपास से देख के जो तीनों एक्टिविटीज को लिंक करती है, कैसे एक दूसरे पे निर्भर है ये बताना है, और अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी रुक गई तो इसका क्या प्रभाव होगा वो बताना है। मैं यहाँ पे फार्मिंग का एग्जांपल लेती हूँ, व्हीट उगाना है ना, गेहूं की खेती करना, प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी में क्या आ गया, फ्लावर मिल, जहाँ पे गेहूं से आटा बना है ना, व्हीट को चेंज किया यहाँ पर फ्लावर में। देन टर्शरी में ग्रोसरी स्टोर्स पे या डिलीवरी सर्विसेज जो है जहाँ पे सेलिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गए तीनों सेक्टर्स। अब ये कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। सो फार्मर्स नीड मिल्स टू प्रोसेस देयर प्रोड्यूस, मिल्स नीड स्टोर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड स्टोर नीड्स कस्टमर टू बाय देम। कैसे इंटरलिंक है, तो देखो फार्मर को मिल्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए ताकि वो गेहूं से आटा बनवा सके, राइट। अब मिल ओनर जिसने आटा बनाया तो उसको दुकान वाले चाहिए जो कि वो आटा खरीद सके। अब दुकान वालों ने जिसने आटा खरीदा तो उनको कस्टमर चाहिए जो कि आटा खरीदे, तभी तो ये चेन कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से एक दूसरे पे निर्भर है। इंपैक्ट ऑफ सीजिंग वन एक्टिविटी, मान लो सीज होना मतलब रुकना, एक भी एक्टिविटी अगर रुक गई तो क्या होगा, इफ वन एक्टिविटी स्टॉप, मान लो कि फार्मिंग ही रुक गई है ना, खेती ही नहीं हो रही, गेहूं उगी नहीं रहे, तो चेन वुड ब्रेक, तो फिर मिल वालों को गेहूं ही नहीं मिलेगा जो कि रॉ मटेरियल है ना, और ग्रोसरी स्टोर पे फिर आटा ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से नेबरहुड की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी, है ना। इसीलिए हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि सभी चीजें स्टेबली चल। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए बुक में जो समरी दी गई है वो रीड कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। सो इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी और समझा कि क्या डिफरेंसेस है एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर्स, जिसमें हमने 3 एक्टिविटीज पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो ये इसकी समरी हो गई बुक की, बहुत छोटी सी समरी है। एक्स्ट्रा नोट्स में हम और पॉइंट्स कवर कर लेंगे। सो इसकी एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के लिए एक छोटा सा पार्ट